नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फोर्थ इंटरनेशनल मलखम्ब डे के इंटरव्यू सेशन में। हम छत्रपति अवार्डीज का इंटरव्यू ले रहे हैं और आज के जो हमारे अतिथि है वो है विशाल और विक्रांत दाभाडे। ये दोनों भाई है और ये उनका पूरा मलखम्ब का करियर एक पूरा पावर पैक परफॉर्मेंस था। वो दोनों भी एक टफ कॉम्पिटिटर थे एक दूसरे के भी और बहुत सारे मलखम्ब खिलाड़ी थे और उसके साथ साथ वो बहुत सारे मलखम्ब प्लेयर्स के आदर्श रह चुके हैं। आइए मिलते हैं विक्रांत और विशाल से। हाय विक्रांत एंड विशाल। हाय। मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपने मलखम्ब का करियर अपने कौन से एज में शुरू किया, आप कितने साल के थे और कोई स्टोरी है उसके पीछे और कौन गुरु थे आपके? नमस्कार, मैं विशाल दाभाडे। मैं मेरी 11 साल की एज से मलखम्ब में शुरू किया। मेरे सारे बड़े भाई और छोटे भाई वो दोनों मलखम्ब के लिए जाते थे, इसलिए मैंने भी चालू किया। एक साल तो मुझे मलखम्ब में लिया नहीं क्योंकि मैं थोड़ा सा मोटा था, तो मैं थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह करके स्विमिंग करके थोड़ा सा पतला होके बाद में मलखम्ब ज्वाइन किया। और नमस्कार, मैं विक्रांत दाभाडे। मैंने अपनी उम्र के 5 साल से मतलब पहली में था, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, तब से मलखम्ब स्टार्ट की। और तब मैं, मेरा बड़ा भाई और एक हमारा बड़ा भाई है विवेक करके, वो और मैं, हम साथ में जाते थे मलखम्ब करने। तो उसके बाद धीरे धीरे विशाल भी हमारे साथ जुड़ने लगे। 2-3 साल बाद ऐसे हमारी जर्नी चालू हो गई। आप किसके पास सीखते थे मलखम्ब? हमारे जो टीचर है सुजीत शेड़गे सर, वो हमें बचपन से मलखम्ब सिखाते आ रहे हैं। सातारा में ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी सर के अंडर ही अपना मलखम्ब करियर स्टार्ट किया है। जैसे विश्वतेज मोहिते, माया मोहिते, इनका भी करियर सुजीत सर ने ही तय किया है। सातारा में बहुत सारे छत्रपति अवार्डीज है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है सातारा के और एक अच्छी हिस्ट्री रही है सातारा की अभी तक और आगे भी रहेगी। आपका जो आप दोनों भाई थे, घर में मलखम्ब चलता था, आपका बड़ा भाई भी मलखम्ब करता था, तो विक्रांत आपको विशाल से या बड़े भाई से गाइडेंस कभी मिला है? कैसे घर का पूरा माहौल कैसे रहता था? घर का माहौल पूरा मलखम्बमय था। पूरे हम तीनों जन शाम को 5:30 बजे मलखम्ब करने जाते थे, 10 बजे वापस आते थे। दिन भर वही चलता था कि मलखम्ब क्या है। सर भी हमारे पीछे थे कि मलखम्ब कैसे करना है। और धीरे धीरे, और जब दोनों बड़े भाई मेरे साथ में थे तो उनका गाइडेंस, वो अच्छा मलखम्ब करते थे, उनकी तरफ देख के वो भी मुझे सिखाते थे कि ये करना है। कि कंपटीशन में रहा तो भी वो मेरा साथ देते थे हमेशा। और घर में भी बहुत सारा हम मिलजुल के हम डिस्कस करते थे कि मलखम्ब कैसे आगे बढ़ना है और करना है। इसके ऊपर हमारा ज्यादा चर्चा होती थी। और घर में हम लोग एक दूसरे को चिढ़ाते थे भी, ये एलिमेंट से नहीं होता है, या ऐसे मस्ती भी बहुत करते थे, लेकिन सपोर्ट भी करते थे कि कैसे करना है, वो डिस्कशन होता था और वो सब चलता था। और उसकी वजह से मैं बहुत सारे एलिमेंट्स अपने आप सीख गया हूँ। वो अच्छा करता था, मान लो घोड़ा है, वो सबसे अच्छा घोड़ा करता था, तो वो उसको देख के मैं ज़्यादा और प्रैक्टिस करके उनसे आगे जाने की कोशिश करता था। इसमें हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस। मतलब मस्ती मजाक जैसे बाकी के घरों में भाइयों के साथ होता है, आपका बेसिकली भाइयों के बीच में मलखम्ब के ऊपर ही मस्ती और मजाक और सीरियस डिस्कशन सब कुछ मलखम्ब ही था आपके लिए। हाँ। अ, मैंने देखा है आप दोनों ने एक साथ एज ग्रुप में भी कॉम्पीट किया है। बहुत सालों तक आप साथ में कॉम्पिटिशन्स खेलते थे एक ही एज ग्रुप में, तो आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी रह चुके हो। तो वो रिलेशन कैसा था, मतलब घर पे जाने के बाद या कंपटीशन के बाहर भी वो एक कॉम्पिटिटर का वो गुस्सा या दैट फाइटिंग स्पिरिट रहता था? बहुत सारा, क्योंकि जब कंपटीशन होती थी हमेशा वो 18 में जब हम एक साथ मिले तब हमेशा वो पहला आता था, मैं छठे 7वें स्थान पे रहता था स्टार्टिंग में। तब
तब मैं घर पे जाके गुस्सा निकालता था। थोड़ी मतलब कम मार्क्स मिले इसलिए मुझे चिढ़ाते थे। फिर मैं अगली कोशिश करता था कि अगले साल फिर से मैं तैयारी करूं। ऐसा हमारे घर में बहुत सारा झगड़ा चलता था। बचपन से तो अंडर 14 के से वो क्रीड़ा प्रबोधिनी ज्वाइन किया था और मैं सातारा में ही था। क्रीड़ा प्रबोधिनी में वो वहाँ पे से खेल रहा था और मैं सातारा से, तो हम एक साथ प्रैक्टिस बहुत साल से हुई नहीं हमारी। तो और हम जो मिले वो अबव 18 मतलब सीनियर ग्रुप में ही एक साथ मिले थे। ग्रुप में जब भी मैं तो पहले आ चुका था, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा था। मेरा थोड़ा नंबर पहले आता था और उसको थोड़े से कम मार्क मिलते थे, तो घर पे थोड़ा सा वो झगड़ा होता था। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं, मतलब हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करते थे। और बचपन में क्या होता, स्कूल स्कूल स्टेट जो महाराष्ट्र में होती थी, उसमें एक ही एज ग्रुप था। उस एज ग्रुप में मैं हमेशा फर्स्ट आता था, ये हमेशा सेकंड या सेकंड पे रहता था। तो उस टाइम भी ऐसा लगता था कि कब मैं इसको, मतलब हमारी कंपटीशन चलती थी कि इस बार मैं स्कूल में पहला पहला नंबर लाऊं। तो मैं बोलता था कि मैं तेरे से अच्छा करूंगा। या मतलब हेल्दी कंपटीशन आप में हमेशा रही है, भले वो कंपटीशन ग्राउंड पे हो या घर पे हो। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे अबाव 18 के एज ग्रुप में कंपलसरी होता है, जो डिफिकल्ट होता है अंडर 18 से, जो पहला आप पार्ट लेते हो तो एक्सपीरियंस से आप ज्यादा आगे बढ़ जाते हो और वो एक्सपीरियंस काउंट करता है। विक्रांत बाद में ज्वाइन हुआ तो उसकी वजह से उसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम था और आई थिंक इसकी वजह से भी वो थोड़ा पीछे रह रहा था। बट बाद में विक्रांत ने बहुत अच्छा किया। आपको दोनों को मेरा ये सवाल है, आप दोनों ने भी बहुत साल तक अबाव 18 के एज ग्रुप में खेला। दोनों का रीजन अलग अलग था। विक्रांत का छत्रपति पुरस्कार रह गया था तो उसको वो मिल उसका वो सपना था कि उसको छत्रपति पुरस्कार मिले। इसीलिए उसने आई थिंक 10 साल तक वो अबाव 18 के एज ग्रुप में खेला, जो बहुत कम जन खेलते हैं। मैंने देखा है बहुत बार 5 साल ट्राई करते हैं और फिर उसके बाद वो गिव अप कर देते हैं। तो आपको किसी ने नहीं बोला कि अभी छोड़ दो, बस हो गया ना, बहुत ट्राई कर लिया, या आपको खुद को मेंटली ऐसे डिस्टर्बिंग या डीमोटिवेटिंग, या आप ऐसे अपसेट नहीं हो गए कि अभी नहीं हो रहा है मेरा तो मैं छोड़ देता हूँ? नहीं, पहले तो ऐसा था नहीं कि हमारे जो गुरु मतलब सुजीत सर, उन्होंने हमें पहले से वैसा कभी नहीं बोला कि छत्रपति अवार्ड लेना है इसके लिए खेलना है, या वो छत्रपति अवार्ड ये हमारा गोल था ही नहीं। मतलब मुझे अगर मिला भी तो भी मैं बहुत साल तक खेलता रहा, क्योंकि वो मेरा गोल था ही नहीं। इसलिए मैं हमेशा मुझे खेलना था, मुझे उसमें कंपटीशन में जाना, वो उसमें पार्टिसिपेशन करना अच्छा लगता था कि मैं परफॉर्म करूँ और सब लोग देखे। गोल कभी छत्रपति था ही नहीं। और मेरी वजह से ही मैं जब टीम में था, तो मेरा विक्रम मतलब भाई वो भी टीम से बाहर जाता था। लेकिन उसने भी मुझे कभी ऐसे नहीं बोला कि तू अभी बस कर तो मैं अंदर आऊंगा। ऐसा कुछ नहीं। छत्रपति अवार्ड अगर मिलना है तो जरूर मिल जाएगा, अपने परफॉर्मेंस पे मिल जाएगा अपने। तो हमारा पहले से ही ऐसा मानना था कि ये कि कोई गोल नहीं है छत्रपति अवार्ड। हम लोग बस खेलते रहे, जब तक खेलना है तब तक खेलते रहे। अभी विक्रम का भी ऐसे ही। अच्छा परफॉर्मेंस देना और मैक्सिमम मार्क्स मिलना चाहिए। 10 मार्क कैसे मिले, इसके ऊपर सर ने हमें हमेशा फोकस किया है। तो बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा मुझे इंजरी, दोनों घुटनों के मेरे ऑपरेशन हुए थे 10वीं में। तब से थोड़ा सा मैं वीक हो गया था। फिर उसको कवर करने के लिए बहुत साल मुझे लगे। उसकी वजह से मैं थोड़ा परफॉर्मेंस में पीछे रहा। पर भाई जब तक खेलता है, मतलब छत्रपति मिलने के बाद भी वो 4 साल खेला, तो मैं क्यों नहीं खेल सकता हूँ। ये इंस्पिरेशन इनसे मुझे मिली। इसकी वजह से मैं पूरे 10 साल अच्छी तरह से और अच्छा कंपटीशन करके मैं परफॉर्मेंस दिया। या आप दोनों का भी थिंकिंग इतना अच्छा है कि अवार्ड ही सब कुछ नहीं है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए और अच्छे मार्क्स मिलना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जैसे आजू बाजू का अपना माहौल रहता है, लोग होते हैं वो ऐसे बोलते रहते हैं कि बस हो गया, छोड़ दो, अभी क्यों खेल रहे हो, तेरी वजह से तेरा भाई भी नहीं सिलेक्ट हो रहा है, इसके लिए तो तू छोड़ दे। तो आपने मेंटल प्रिपरेशन कैसे किया कि आप डिमोटिवेट तो नहीं हो गए वो सेट के पहले, या पूरे आप दोनों के बीच में जो रिलेशन था
उसमें कुछ असर हुआ उसका? हमारे रिलेशन में तो कुछ अच्छा मतलब ऐसा असर नहीं हुआ। बहुत लोग बोलते थे, हम लोग ने फेस किया कि अभी बंद करो, अभी बहुत साल हो गए, बाकी लोगों को भी छत्रपति अवार्ड मिलना है। तो मैं हम लोग उनको मतलब आंसर करते थे कि भाई उसका जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे वो करेगा ना। मैं खेल रहा हूँ इसलिए उस बंद करके उसको अवार्ड मिले, ये मतलब ये अच्छा नहीं ना कि वो खुद के परफॉर्मेंस पे ऊपर जाके अवार्ड ले ले। और सभी ये मतलब हमारे हमेशा सुजीत सर से बात मैं पूछता था कि मैं बस करना चाहिए क्या। सर कभी नहीं बोले तुझे जब तक लगता है खेलना है तब तक खेलो। ऐसा कुछ नहीं कि वो सिर्फ छत्रपति वो बाकी लोगों के छत्रपति अवार्ड के लिए बंद करे, ऐसा कभी नहीं बोले। जब तक मन करे तब तक खेलो बोले। की वजह से क्या हुआ कि हम खेलते रहे, इंस्पायरेशन मिलती रही, क्योंकि सर ने बोला जब तक अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ बोलेंगे, बोलते रहेंगे क्योंकि बहुत एज हो गई, अब बंद करो, अब बड़ा भाई हो गया, अब छोटा कितने साल खेलेगा। ऐसा बहुत सारे बोलते थे, अब बंद करो, अब जॉब करो, नौकरी करो, मलखम में क्या रखा है, ऐसे बहुत सारे। और हमारा फोकस मलखम था। उसकी वजह से क्या हुआ कि हम सिर्फ खेलते गए, अपने आप बाकी चीजें मिलती गई। मुझे भी एक इंसिडेंट याद है जब विक्रांत सिक्स्थ लगा था, टीम फिफ्थ लगा था, और विशाल आप टीम में थे। और आपको बहुत जन ने बोला था कि आप टीम से मत सिलेक्ट हो जाओ, आपका वैसे भी छत्रपति पुरस्कार हो गया है। आप बाहर जाओगे तो विक्रांत अपने आप अंदर आ जाएगा और उसको छत्रपति पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन आपने जैसे बोला कि मैं एक खिलाड़ू हूँ और उसको अगर सिलेक्ट होना है तो उसके बलबूते पे वो हो जाए। और यही बात आपने मुझे भी कही थी। मुझे ये भी याद है कि मेरा भी छत्रपति पुरस्कार हो गया था, मेरी लास्ट नेशनल थी। और किसी और के लिए मुझे लोग बोल रहे थे कि आप छोड़ दीजिए, और आपने ही आके मुझे बोला था तभी विशाल की आदित्य आप नहीं छोड़ोगे, आप भी एक अच्छे खिलाड़ू हो और आप उसी तरीके से रिस्पेक्टफुली ये गेम को रिस्पेक्ट दीजिए। बस किसी और को छत्रपति मिलने के लिए आप अपना गिव अप मत कीजिए। और ये बहुत अच्छी तरह से मुझे मुझे याद है। थैंक यू सो मच फॉर दैट एडवाइस विशाल। हमारे सर ने हमेशा ऐसे ही हमें सिखाया था कि तुम खेलते रहो, दूसरों के लिए जगह बनानी इसके लिए छोड़ो मत, तुम अपना खेलते रहो। विशाल मुझे याद है कि आपने बीच में गेम से ब्रेक ले लिया था और सडनली एक कंपटीशन में आप डायरेक्टली आए और आपने परफॉर्म किया था। तो वो कैसे हुआ था? मतलब आप बिना प्रैक्टिस के आके भी आपने परफॉर्मेंस करके अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, वो भी कंपटीशन में। और आपके साथ दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे। एक में तो एक बार, सेकंड टाइम तो आपने मलखाम का पूरा करियर अपना खत्म करके एज अ प्लेयर जजिंग का अपना एग्जाम दिया था। और फिर आप उसके बारे में भी हमें स्टोरी बताइए कि आप वापस वो ग्राउंड पे एज अ जज आए थे, लेकिन फिर भी आपने एज अ प्लेयर परफॉर्म किया। तो ये दो कहानियां प्लीज हमें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ ऐसे दो बार हुआ था। पहली बार तो जब मैं फर्स्ट टाइम सीनियर ग्रुप में खेल रहा था, मेरा फर्स्ट टाइम था वो सीनियर ग्रुप में। और कोई टेक्निकल रीजन से मैंने घर से मलखम का पूरा प्रैक्टिस बंद किया था। मतलब 8-9 महीने से मैंने व्यायामशाला में जाना ही बंद किया था, कुछ फिटनेस नहीं था, कुछ नहीं था। और सडनली एक अबव 18 का फर्स्ट ईयर था, इसके लिए मैं अमरावती में एक वो कंपटीशन था स्टेट्स, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने के लिए डायरेक्टली वहाँ पे आया। और सर के साथ मैं मेरी बात हो गई। और आते आते जर्नी में मैंने मेरा जो सेट था मतलब परफॉर्मेंस था, वो याद करते करते वो जर्नी में ही वो सब याद किया। और वहाँ पे आके डायरेक्टली बिना फिटनेस बिना इसी के प्रैक्टिस के मैंने डायरेक्ट वो परफॉर्म किया। और मुझे याद इसलिए है कि मेरा फर्स्ट ईयर सीनियर में ग्रुप में था। सारे प्लेयर्स बड़े बड़े थे, मतलब विश्वतेज मोहिते थे, सत्यजीत शिंदे, अमरीश गांधी, ये सब लोग थे उसी में। और मैं उसमें फर्स्ट पोजीशन पे नेशनल के लिए सिलेक्ट हुआ था, इसके लिए वो मुझे बहुत याद आता है। और दूसरी बार जब मैं जजिंग एग्जाम दिया था, तो ऐसे ही थाना में एक स्टेट हुआ था। तो उस टाइम पे सातारा की जो टीम थी वो सीनियर ग्रुप में एक प्लेयर कम पड़ रहा था, मतलब कोई टेक्निकल इशू हो गया और एक प्लेयर को डिबार किया था, मतलब गेम से बाहर किया था। तो ऐसा करने किया था, इसीलिए वहाँ पे एक प्लेयर कम हो रहा था सातारा टीम का।
जगह पे मैं जजिंग का इस्तीफा दिया, और मैं डायरेक्ट वो भी 2 साल 3 साल छोड़ने के बाद डायरेक्ट वो कंपटीशन खेला और पार्टिसिपेट भी किया था। ऐसे बार हुआ था। यही आप इस सब ये जो स्टोरी आपने बताई उसमें आपका टीम स्पिरिट, एक कंपटीशन स्पिरिट दिखता है, और एक अच्छी स्पोर्ट्समैन की पहचान है ये कि विदाउट प्रैक्टिस, जस्ट मेंटल प्रैक्टिस से आपने पूरा अबाव 18 का फर्स्ट ईयर का परफॉर्मेंस करके फर्स्ट आना, और सेकंड टाइम आपने जज का एग्जाम देते हुए भी आप इतनी अच्छी तरीके से एक खिलाड़ू वृत्ति रखी, आपने कंपटीशन स्पिरिट रखा और एक टीम वर्क, अपनी टीम को जिताने के लिए आपने सेकेंड टाइम भी खेला। योर टीम स्पिरिट इज रियली गुड विशाल। विक्रांत, आपने भी बीच में पढ़ाई के लिए आप शिफ्ट हो गए थे और सातारा छोड़ के दूसरे गांव गए थे, और वहां पे आपने प्रैक्टिस करके वो सिटी से अपने वो स्टेट से आपने खेला था, तो उसका कुछ बताइए हमें इसके बारे में। मैं 9th क्लास में था, तब मेरा क्रीड़ा प्रबोधिनी में सिलेक्शन हुआ था। मैं बालेवाड़ी गया था, बालेवाड़ी में 1 साल था। तब मलखम की तरफ देखा भी नहीं क्योंकि वहाँ पे मलखम नहीं था। उसी समय मेरा नीज की इंजरी भी चालू हो गई थी, और उसके बाद मैं वहाँ से मलखम के लिए अमरावती गया था। ये पहला मलखम मतलब क्रीड़ा प्रबोधिनी इंट्रोड्यूसिंग था मलखम का। तब हमें वहाँ पे अमरावती शिफ्ट किया था। अमरावती में मैं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल करके बड़ी संस्था है, वहाँ पे हॉस्टल में था। अभी उसी दौरान मेरा ऑपरेट भी हुआ नीज का, और उसके बाद वहाँ पे बच्चों को सिखाना, खुद सीखना, उसके बाद सर का गाइडेंस लेना। खत खत तब मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं था। तब सर चिट्ठियाँ लिखते थे, पत्र लिखते थे क्या करना है। उस इंस्पायरिंग की वजह से मैं मलखम में टिका रहा। और उसी दौरान जब विशाल ने बताया अंडर 18 में वो अभाव की पहली अमरावती में स्टेट खेलने आए थे, तब मैं जूनियर में था। उसी मुझे का अभी गोल्ड मेडल मिला था, 5 गोल्ड थे। विक्रांत, मुझे याद है आप अमरावती की टीम लेके आया करते थे जिसके कोच भी आप ही थे और उसी में प्लेयर भी आप ही थे, तो एक कोच का काम भी आपने किया उस समय पे और एक प्लेयर का काम भी किया, दोनों काम आप खुद करते थे। दैट्स रियली नाइस। आपका कोई एक एलिमेंट जो आपको बहुत पसंद था, और दूसरा कोई एक एलिमेंट जिसके लिए आपने बहुत मेहनत ली, ऐसा कोई याद है? फेवरेट एलिमेंट था बजरंग तो बजरंग पकड़। ज़्यादा मेहनत नहीं की मैंने, लेकिन प्रैक्टिस तो की थी बहुत। और मैं एक बात भी बताना चाहता हूँ कि बचपन से जब भी सुजीत सर के अंडर मैंने मेंटली बहुत सोच समझ के सब एलिमेंट करता था, तो सर की मार डांट भी नहीं पड़ती थी ज़्यादा और मार भी नहीं खाई है मैंने ज़्यादा। तो उल्टा मेरा था कि मैं बहुत मार खाता था, पर मेंटली बहुत वीक ऐसे मुझे अब लग रहा है, क्योंकि बहुत के बाद ही मुझे कुछ चीजें जगती थी। मेरा एलिमेंट था हैंडस्टैंड कैच। उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं की, हैंडस्टैंड के लिए ज्यादा मेहनत की और वो आसानी से मिला। पर घोड़ा जो अपना कंपलसरी का है, उसके लिए मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की, क्योंकि विशाल दादा का घोड़ा सबसे बेस्ट था। उसी नजर से मेरी तरफ देखते थे कि इसका घोड़ा क्यों नहीं जा रहा ऊपर। तो एक कंपटीशन में तो ऐसा भी हुआ था कि मेरा घोड़ा ही नहीं हुआ था। ऐसे घोड़े की मेहनत मैंने की थी। मेरा और एक एलिमेंट था, तो मैंने मिरज कंपटीशन में किया था, कासव पकड़ से प्लैंक करके। वो आज तक किसी ने किया नहीं। उसकी प्रैक्टिस मैंने कम से कम ये एलिमेंट इतना इजी था कि दिखने में हार्ड है, पर वो आराम से कर सकते हैं। 8 दिन में मैंने वो सीखा था। तब ROV करके एक्स्ट्रा मिलते थे, उसमें मैंने मेरज कंपटीशन में वो परफॉर्मेंस किया था। पहले सेट में मैं थोड़ा सा उस एलिमेंट से गिर गया था। फिर दूसरे ऑप्शनल सेट में मैं उसको पूरा परफॉर्मेंस किया था, तभी मुझे
गोल्ड मेडल मिला था मिरज कंपटीशन में। एक बहुत ही शानदार एलिमेंट था वो, कांसा पकड़ से फ्रंट फिश। तो आप ये जो एलिमेंट है वो बिठाने के लिए क्या मेहनत करते थे, क्या करते थे पूरा दिन रात, कौन सा एक्सरसाइज करते थे अलग, या क्या मेहनत ली थी आपने? जब हम प्रैक्टिस करते थे, लगातार वही एलिमेंट की प्रैक्टिस करना, बाकी कुछ नहीं। जब तक नहीं आता तब तक रिपीटेशन करते रहो, रिपीटेशन से ही आपको एलिमेंट आ सकता है। बाकी तो फिजिकल फिटनेस है अभी जो जब पाउस काय पाऊस बारिश के दिन रहते हैं तब साल भर का एक ही साथ फिटनेस करते हैं हम, और बारिश खत्म होते ही जैसे मलखम चालू होता है वैसे जो एलिमेंट है उसके ऊपर काम करते हैं। आपका एक आपका बड़ा भाई था, इसलिए आपको सब लोग उसी नजर से देखा करते थे कि इसका एलिमेंट जो है वो इसका क्यों नहीं बैठ रहा है, तो वो कंपैरिजन बहुत हुआ है आपको आपके बारे में, आई थिंक। पर दोनों का परफॉर्मेंस बहुत डिफरेंट था। मतलब सॉरी मेरा विशाल, जो मुझे सुनाई नहीं दिया। दोनों का एलिमेंट जो थे वो बहुत डिफरेंट थे, परफॉर्मेंस भी डिफरेंट था, एलिमेंट्स भी हम लोग डिफरेंट करते थे। मतलब मेरे जो सेट में जो एलिमेंट्स थे वो डिफरेंट है, इसके सेट में जो थे एलिमेंट है वो डिफरेंट है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक एक जैसा हो। और मुझे मालूम है कि मेरे से ज़्यादा तो उसका ही परफॉर्मेंस अच्छा था। उसके कंपलसरी अच्छे थे, मेरे ऑप्शनल सेट अच्छे थे, पर कंपलसरी में अच्छा होने से वो आगे जाता था हमेशा। अ, अभी जो आपने बोला विक्रांत कि कंपलसरी होने से वो आगे जाता था, अभी अपने कंपटीशन में अभी की जो रूल्स चेंज हुए हैं उसमें अभी कंपलसरी नहीं है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस बारे में कि कंपलसरी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंपलसरी होने चाहिए, क्योंकि हम जिस जमाने में थोड़ा सा पीछे खेलते थे तब कंपलसरी एक ऐसे 10 एलिमेंट थे कि उसके ऊपर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी, और उससे ज्यादा फिटनेस मलखम में तैयार होता था, और खुद का भी फिटनेस ज्यादा तैयार होता था। इसलिए कंपलसरी होने चाहिए। ऑप्शनल तो सभी करते हैं, कुछ भी मतलब कोई भी कर सकते हैं उसमें, पर कंपलसरी ऐसी चीज है कि वो 10 एलिमेंट के ऊपर जब काम करेंगे तब अपना फिटनेस अच्छा होगा। ऑप्शनल में होता है कि जो तुम्हें जो अच्छे लगते हैं एलिमेंट वो तो तुम प्रैक्टिस करके उसी में मतलब सेट बिठाओगे, लेकिन कंपलसरी में जो दिए हुए हैं जो 10 एलिमेंट उसका भी तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो भी उसकी प्रैक्टिस करके तुम्हें वो करना चाहिए। मलखम के सारे स्किल उससे ज्यादा डेवलप हो सकते मेरा भी कंपलसरी बहुत ही पसंदीदा था, और स्पेशली बॉयज में मुझे ऐसे लगता है कि हर साल, हर 2 साल बाद कंपलसरी चेंज होता था। अंडर 16 में 4 साल बाद, पर वो साल नया कुछ सीखने के लिए मिलता था, जो अभी के बच्चों को मुझे ऐसे लगता है उन्हें जो पसंद है वही सेट में होता है, तो ये सीखना ही है ऐसे करके ओवरऑल डेवलपमेंट का कोई सवाल ही नहीं आता उसमें। उन्हें हाँ, जो पसंद है या उन्हें जो अच्छा आता है वो उनके सेट में होता है, और जो नहीं आता वो इजीली वो लोग निकाल पर सकते हैं कि नहीं नहीं जम रहा है। बट कंपलसरी में उन्हें वो एक चांस था कि नए नए चीजें सीखना, और डिफिकल्ट चीजों को भी प्रैक्टिस कर करके एक हार्ड वर्किंग, वो एक एटीट्यूड आ जाता था उनमें, एक हार्ड वर्क करने आदत की लग जाती उनकी है। ताकत बढ़ती थी, आई फील। विक्रांत, आपके आपने जो बोला उसमें एक और चीज है कि बारिश के टाइम पे आप ग्राउंड प्रैक्टिस करते थे और बाकी के टाइम पे मलखम करते थे, तो 4 महीने बारिश के जो हमारे कॉम्पिटिशन्स के जस्ट पहले आते हैं, उसके बाद नवंबर दिसंबर से कॉम्पिटिशन शुरू हो जाते हैं, तभी आप बिल्कुल मलखम का, आपको मलखम करने का चांस नहीं था आपके पास? नहीं, हमारा जो मलखम का मतलब ग्राउंड है वो पूरा स्कूल में है, स्कूल के बीच में है मलखम। इसकी वजह से क्या होता था कि बारिश के कारण कुछ भी मतलब मलखम के पास भी नहीं जा सकते, इतनी बारिश थी। तो उसकी वजह से हम 4 महीने लगातार अपना फिटनेस हैंडस्टैंड वगैरह जो भी है वो पूरा प्रिपेयर हम 4 महीने बाहर मतलब हॉल में करते थे।
हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस फिटनेस फ्रंट फ्रंट वगैरह बैक जो भी है बेसिक चीज़ें उसके ऊपर हम पूरा तैयारी करते थे। और जैसे ही बारिश खुलती थी वैसे ही मलखम के ऊपर हम ज़्यादा तैयारी करते थे। और फिर बाद में फिर फिटनेस की ज़रूरत नहीं रहती, मलखम अपने आप तो करने को मिलता था। तो ऐसे हमारी प्रैक्टिस। अंदर ग्राउंड अंदर हॉल में इतनी हाइट नहीं हुआ मिलती होगी आपको, जिसकी वजह से हाइट आप कम प्रैक्टिस कर होती पाते। हाँ, हाइट हाइट कम थी हॉल की, इसके लिए मलखम के ऊपर प्रैक्टिस नहीं होता था, तो फिटनेस पे ही ध्यान देते थे। अगर कोई एक किसी हाथ की ताकत में वीक है तो वो उसके लिए अलग सा फिटनेस, ऐसा सब अलग अलग फिटनेस करके बाद में फिर 3 महीने बाद मलखम चालू होता। मेरा अगला सवाल आपसे है कि आपका आदर्श, आपका आइडियल कौन था मलखम में, और उनका कोई एक एलिमेंट आपको आज भी याद है ऐसा? मुझे याद है मैं तो हमेशा अपने सीनियर्स की मतलब कंपटीशन देखता था, उसमें राजेश नाथ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता था, वो हमेशा आइडल रहे। आदित्य केलकर है पुणे के, डॉक्टर आदित्य केलकर, उनका भी परफॉर्मेंस, मैं कहीं पे भी हो कितने बजे भी रात को हो, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देख के बगैर वहां से जाता नहीं था। ऐसे रोप मलकम पे राजेश्वरी पिल्लई थी, ऐसे बहुत सारे हैं। ये तीन तो आइडल थे मेरे, उनका परफॉर्मेंस देख के मैं बहुत चीजें सीखता था। मेरे सबसे ज़्यादा मतलब जो भी हैंडस्टैंड करते थे उनके ऊपर मतलब विश्वतेज मोहिते रहा, कल्पेश रहा, वो भी मेरे आइडियल थे कि वो हैंडस्टैंड अच्छा करते थे। इसकी वजह से ज़्यादा पोल के ऊपर मेरा ध्यान रहता था। आई थिंक हम लोग जब हमारे सीनियर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं, हमारे आइडल का परफॉर्मेंस देखते हैं, तब हमें उनसे इंस्पिरेशन मिलता है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और अभी हाँ इसीलिए बीच में जब अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, अबाउट 16 अलग अलग होता था, तभी मुझे हमेशा ऐसे लगता था अरे बच्चों को तो बड़ों का परफॉर्मेंस ही नहीं देखने को मिलेगा, उनके आइडल्स का परफॉर्मेंस या उन कैसा करना चाहिए, कितना अच्छा कर सकते हैं, ये अगर उन्हें देखने ही नहीं मिलेगा तो वो एज अ कॉम्पिटिटर उनका वो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। ये एक बात हमेशा मेरे दिमाग में आती थी। अ, मेरा अभी आप दोनों करियर में क्या कर रहे हैं? मैं तो फोटोग्राफी मेरा पैशन था ही, तो मैं फिलहाल तो प्रोफेशनल फोटोग्राफी वही कर रहा हूँ। मैं कॉलेज पे फिजिकल डायरेक्टर एम्बेड हुआ है मेरा। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्पोर्ट्स डायरेक्टर करके काम करता हूँ। साथ में बाकी जो खेती है उसका भी काम करता हूँ। आपके जो अभी के फील्ड है उसमें आपको मलखम ने कितनी हेल्प करी है? क्या आपको मलखम ने सिखाया जो आप अभी अपने जो फील्ड में है उसमें यूज कर सकते मलखम से तो बहुत कुछ सीखे है, बहुत कुछ, क्योंकि कंपटीशन खेलने के टाइम पे जो मेंटालिटी रहती थी कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, सर ने सिखाया था कि ये कंपटीशन में ये करना है वो करना है। और अभी हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब फोटोग्राफी कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, उसमें उसके लिए बहुत हेल्प हो रही है कि जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत मलखम की वजह से ही तो बढ़ी। और इसी का फायदा बहुत होता है, मतलब जो मेंटली तुम लोग प्रिपेयर बहुत होते हो अच्छी तरह। मेरे प्रोफेशन में तो बहुत सारा मतलब मलखम का फायदा ही हुआ है। मैं कौन सा भी गेम, वॉलीबॉल रहा, बास्केटबॉल रहा, जो भी है गेम, जो भी कॉलेज के बच्चे हैं उनके साथ में मैं खेल सकता हूँ। इसकी वजह से मुझे फायदा हुआ। और मैंने जिम्नास्टिक भी नेशनल खेला है, डाइविंग भी नेशनल खेला है, वो मलखम की वजह से खेल सकता हूँ। क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में था तभी मैं जिम्नास्टिक चालू किया। इसी दौरान मतलब एज मतलब मेरी ज़्यादा थी, फिर भी मैं उसमें नेशनल खेल चुका हूँ क्योंकि मलखम की वजह से इतना फिटनेस होता है कि आप कुछ भी कौन से भी गेम में अच्छी तरह से तरक्की कर सकते हैं। हैं? आपने बहुत ही सही कहा कि मलखम इज मदर ऑफ ऑल गेम्स। वो अगर आप खेलो तो आप बाकी के गेम्स में ही भी अच्छा कर सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग
और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब भी मलखम से बहुत ही अच्छे, जैसे आपको बिजनेस में जिस चीज का हेल्प हो रहा है वो मलखम ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें हम सभी को बहुत मदद करता है। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से, आप लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप पे आए थे, आपने देखा कि कैसे देश विदेश से प्लेयर्स आए थे, उन्होंने परफॉर्म किया, वो देख के आपको ऐसे लगा कि चलो वापस में प्लेयर बन जाता और मुझे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है और मुझे भी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना है, ऐसा मन में आया आपके? हाँ, वो तो इंस्पिरेशन था, बहुत ही अच्छा कंपटीशन हुआ था। याद है मैं देखने आया था, मतलब एज अ गेस्ट करके वहाँ पे आया था। बहुत अच्छा लगा, मतलब हमेशा ही, मतलब जजिंग मुझे कभी पसंद था ही नहीं। एज अ प्लेयर ही मैं हमेशा पसंद है कि ग्राउंड पे जाके खेलूँ। वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के जज मत करो किसी को, ग्राउंड पे जाके खुद करो, ऐसा ही हमेशा लगता था। वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो वैसे ही लगा कि मुझे खेलना है, मुझे भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है। एक कंपटीशन में खेला भी था स्पेन में। वो तो इनविटेशन योगा का कंपटीशन था, साथ में उसने वहाँ पे रोप भी लगा था, तो योगा अन रोप करके वो कंपटीशन खेला था। उसमें भी ऐसे लगा था कि तभी लगा रहा था कि ये अपना भी खेल इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। पूरे इंडिया छोड़ के, इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे जग में वहाँ पे ये देखना चाहिए। हमेशा ही हमेशा इंस्पिरेशन रहता है, मैं भी खेलूँ। फर्स्ट मलखम वर्ल्ड कप के लिए मैं जब मुंबई आया था, तो वहाँ का माहौल देख के मैं इतना अंदर से इंस्पायर हुआ कि अभी कपड़े निकाल के जाके मलखम खेलूं। इतने अच्छी तरह से कंपटीशन वहाँ पे चालू थी। और अपना मलखम इतनी दूर जा चुका है, ये अब फर्स्ट वर्ल्ड कप की वजह से पता चला। अच्छे अच्छे प्लेयर्स वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। हमारे टाइम पे रहता तो हम उसमें परफॉर्मेंस पार्टिसिपेट कर ही सकते थे। मुझे लगता है हम सभी को अपना एक मास्टर चैंपियन करके शुरू करना चाहिए, जिसमें हम भी वापस एक सीनियर्स के उस हिसाब से कंपटीशन खेले, क्योंकि ऐसे कंपटीशन देखते हैं तो हमें इंस्पायर करते हैं कि आप भी अभी भी कर सकते हैं, आप अभी भी अपना फिटनेस रखिए और मलखम कीजिए। तो होपफुली आगे जाके ऐसे कुछ होगा जिसमें हमें भी चांस मिलेगा पार्ट लेने का। थैंक यू सो मच विशाल एंड विक्रांत, आप दोनों आए और हमें टाइम दिया। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल मलखम डे है, इसके लिए आप दोनों को बधाई। एंड होप आप अपने करियर में जो भी कर रहे हैं उसमें अच्छा करें हमेशा, और हमेशा इन लोगों को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।